अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस में हमने पहली एक क्लासिफिकेशन जब पढ़ी थी, हमने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो हमारे पास एक लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होती है। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्सन फेज डिस्पर्शन मीडियम यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट जो होता है उसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है लायोफिलिक कोलाइड्स में सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। उसकी वजह से जो हाई स्टेबिलिटी वहां पे आ जाती है, तो उस हाई स्टेबिलिटी की वजह से लायोफिलिक कोलाइड्स में सेटलिंग आसानी से नहीं होती है। तो जब आसानी से सेटलिंग नहीं हुई तो ये सॉल्यूशन कहलाती है आपकी स्टेबल सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम दूसरे टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें जिसमें कि आपकी लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन आती है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्सन फेज होता है और जो डिस्पर्शन मीडियम होता है उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वो नहीं होती, कम अट्रैक्शन होती है लायोफोबिक कोलाइड्स में डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में। जब कम अट्रैक्शन हुई तो ये अट्रैक्शन हम जल्दी ब्रेक कर सकते हैं, इसकी वजह से जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उनको हम अलग कर सकते हैं। तो लायोफोबिक कोलाइड्स में जो कोगुलेशन है या सेटलिंग ऑफ सॉल्यूशन है लायोफोबिक कोलाइड्स में वो आसानी से हो जाती है। तो हम कहते हैं जो कि लायोफोबिक कोलाइड्स है उनमें जो सेटलिंग आसानी से होती है उसकी वजह से हम इन सॉल्यूशंस को अनस्टेबल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब जो यही अनस्टेबल सॉल्यूशंस यानी कि लायोफोबिक सॉल्यूशंस जिनकी सेटलिंग बहुत जल्दी होती है उनको हम कौन से मेथड से कौन से केमिकल्स हम उनको ऐड करें जिसकी वजह से लायोफोबिक कोलाइड्स की जो कोगुलेशन है या सेटलिंग जो उनमें जल्दी जल्दी होती है उस सेटलिंग को हम कैसे रोक पाए, कौन कौन से केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हम एक लायोफोबिक कोलाइड अनस्टेबल कोलाइड को सेटलिंग से बचा सकते हैं। वही हमारा आज का टॉपिक रहेगा, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। स्पेशली वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड जो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होने की वजह से उनमें सेटलिंग या कोगुलेशन जल्दी होती है। तो कैसे हम उन कोलाइडल सॉल्यूशंस लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस को कैसे हम उनकी प्रोटेक्शन करें फ्रॉम कोगुलेशन, या जब हम उनको कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं उनमें जल्दी जल्दी कोगुलेशन हो जाती है, तो कैसे हम उन लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस को कोगुलेशन से बचा सकते हैं। दैट इज गोइंग आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक दो चीजें पढ़ाता हूं लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्शन मीडियम जो होता है उनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, यानी कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स है डिस्पर्सन फेज ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं किसको, सॉल्वेंट को। यहां हम कहेंगे देयर इज द स्ट्रॉन्ग सॉल्वेशन बिटवीन द डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। जो डिस्पर्सन फेज पार्टिकल्स है उनकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाती है डिस्पर्शन मीडियम के साथ, या उसकी वजह से यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ सॉल्वेशन है, हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होती है। तो इसमें लायोफिलिक कोलाइड्स में डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्शन मीडियम को अलग अलग करना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि ये हाईली स्टेबल होते हैं। तो हाईली स्टेबल होने का मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट आसानी से अलग अलग नहीं होंगे, तो इनमें जो कोगुलेशन है वो आसानी से नहीं होगी। देयर आर टू रीजंस ये स्टेबल क्यों होते हैं। एक तो ये स्टेबल इस वजह से भी होते हैं क्योंकि डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इन दोनों को अलग अलग करना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। उसकी वजह से यहाँ पे आसानी से सेटलिंग नहीं होती है। तो दूसरी यहाँ पे जो दूसरा जो रीजन है हमारे पास जिस जो कि एक्सप्लेन करता है व्हाई दीज लायोफिलिक कोलाइड्स दे डू नॉट अंडरगो दिस कोगुलेशन, व्हाई दे डू नॉट अंडरगो सेटलिंग विथ ईज। दूसरा ये रीजन है जो कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनमें जो डिस्पर्सन फेज पार्टिकल्स होते हैं उनका सेम चार्ज होता है, या तो खाली पॉजिटिव चार्ज होगा या तो खाली नेगेटिव चार्ज होगा। जब इनका सेम चार्ज है, सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्शन करेंगे तो ये ज्यादा क्लोज नहीं आ पाएंगे, इनमें एग्रीगेशन नहीं होगी। जब एग्रीगेशन नहीं होगी तो क्लस्टर्स नहीं बनेंगे, जब इनमें क्लस्टर्स नहीं बनेंगे तो क्लस्टर्स ना बनने का मतलब इनमें सेटलिंग या कोगुलेशन नहीं होगी आसानी से। सो जो लायोफिलिक कोलाइड्स है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम चार्ज ऑन डिस्पर्सन फेज पार्टिकल्स इनमें एग्रीगेशन या कोगुलेशन नहीं होती है। तो या दूसरा रीजन ये भी है देयर इज द स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इन दोनों को अलग अलग करना वो हम नहीं कर सकते हैं आसानी से बिकॉज दीज आर हाईली स्टेबल। तो दो चीजें आ गई, अगर हमें इनकी कोगुलेशन करनी हो हमारे पास दो मेथड्स है।
या तो हमें कोई ऐसा केमिकल ऐड करना है जो इन कोलाइडल पार्टिकल्स का पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करे। जैसे हम कोई कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जो कि हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ा था। इनको हम कोई कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स को, तो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट से हमें एक्टिव आयन्स मिलेंगे, पॉजिटिवली चार्जड एंड नेगेटिवली चार्जड। वो पॉजिटिवली चार्जड एंड नेगेटिवली चार्जड एक्टिव आयन्स जो हमें कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट से मिलेंगे, वो इनका ये चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो न्यूट्रलाइज करने के बाद जब इनका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, तो न्यूट्रलाइज करने के बाद जब ये न्यूट्रल पार्टिकल्स जब बनेंगे, इनको वाटर के साथ कम एफिनिटी हो जाएगी। जब कम एफिनिटी हो जाएगी तो ये पार्टिकल्स खुद ब खुद अलग हो जाएंगे। जब पार्टिकल्स अलग हो गए तो उसकी वजह से फिर इन पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाती है, एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन जब होती है, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोगुलेटेड पार्टिकल्स और क्लस्टर्स, और यही क्लस्टर्स फिर बॉटम पे जमा हो जाते हैं। दैट रिजल्ट्स इन द कोगुलेशन ऑफ दिस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस की कोगुलेशन कैसे करेंगे, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट NaCl, अल्युमिनियम क्लोराइड या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे ऐड करें, इलेक्ट्रोलाइट से हमें कोई भी आयन्स मिल सकते हैं, पॉजिटिवली चार्जड या नेगेटिवली चार्जड, एंड दोस आयन्स विल न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑफ दिस डिस्पर्सिव फेज particles. When these solid particles or dispersive phase particles, they get neutralized, there is the affinity between the dispersive phase and dispersion medium will decrease. तो dispersive phase particles अलग हो जाएंगे, उनकी एग्रीगेशन हो जाएगी। एग्रीगेशन होने के बाद वो क्लस्टर्स बना के उनकी सेटलिंग हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस को भी अनस्टेबल से अनस्टेबल की तरफ ले जा सकते हैं, या इनको हम सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। या दूसरा तरीका जो हमारे पास है, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका डिस्पर्सिव फेज जो है, वो कोई भी सबस्टेंस है, कोई भी सोल्यूट पार्टिकल है, लेकिन जो डिस्पर्शन मीडियम है, समझ लीजिए आपके पास वाटर है। तो डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, डिस्पर्सिव फेज कोई भी सोल्यूट पार्टिकल है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज वेरी स्ट्रांग इन केस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। तो अट्रैक्शन है सोल्यूट पार्टिकल्स और वाटर के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इन केस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड्स। तो मैं चाहूंगा कि ये जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रेशन हुई है सोल्यूट पार्टिकल्स की, ये हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड कम हो, उसकी वजह से मैं चाहूंगा ये दोनों अलग हो जाए। जब ये दोनों अलग हो जाएगी तब जाके यहाँ पे एग्रीगेशन या कोगुलेशन हो सकती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्पर्सिव फेज है और वाटर क्या है, डिस्पर्सिव सॉल्वेंट, जो कि ऑलरेडी कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट है सोल्यूट और वाटर के बीच में। मैं इसको इथेनॉल ऐड करूंगा। इथेनॉल ऐड करने का मतलब मैंने एक दूसरा सॉल्वेंट ऐड किया। जब मैंने इस कोलाइडल सॉल्यूशन को, जिसमें ऑलरेडी वाटर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसने सोल्यूट को अट्रैक्ट किया हुआ है, उसने सोल्यूट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई हुई है, तो मैंने इसी कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या ऐड किया, इथेनॉल। इथेनॉल इज अल्कोहल, अल्कोहल्स आर कैन आल्सो बी यूज्ड एज सॉल्वेंट्स। तो मैंने दूसरा सॉल्वेंट यहां पे ऐड किया। अब सॉल्यूशन तो दो चीजों के बीच में थी, और डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में थी सॉल्यूशन। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनी थी वाटर और डिस्पर्सिव फेज के बीच में, लेकिन मैंने दूसरा सॉल्वेंट ऐड किया यहां पे, दैट इज इथेनॉल। जब मैंने इथेनॉल यूज किया, अब क्या हो जाएगा, इथेनॉल अल्कोहल है और वाटर यहां पे, इन दोनों के बीच में, इथेनॉल और वाटर के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। दैट अट्रैक्शन विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि आपको पता है, अगर आपके पास ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है आपका ROH और ये वाटर मॉलिक्यूल है आपका HOH, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन पे, यहाँ पे वाटर का जो हाइड्रोजन होगा उस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, और अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है उस पे स्लाइट नेगेटिव होगा, चार्ज होगा। तो अट्रैक्शन करेंगे आपस में, इथेनॉल और वाटर आपस में अट्रैक्शन करेंगे। इसकी वजह से वाटर की जो एफिनिटी होगी टुवर्ड्स द डिस्पर्सिव फेज वो कम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन थी जिसमें डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स थे, वाटर था, और इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी डिस्पर्सिव फेज और वाटर के बीच में। मैंने इन दोनों के बीच में इथेनॉल को इंट्रोड्यूस किया। इथेनॉल बीइंग पोलर, वो अट्रैक्ट करता है किसको, वाटर को। जब वाटर को वो अट्रैक्ट करेगा तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जब वाटर के साथ इथेनॉल ने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई, दैट मींस वाटर का जो अब एफिनिटी है टुवर्ड्स डिस्पर्सिव फेज वो कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे वीक हो गया। तो डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स जो है इनकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, क्योंकि वाटर यहां से निकल के इथेनॉल के साथ अट्रैक्शन करेगा। जब अब इथेनॉल और वाटर के बीच में अट्रैक्शन हो गई, यानी कि वाटर अब डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स के साथ ज्यादा अटैच नहीं रहा। अब डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स क्या रहे, फ्री। तो फ्री होने का मतलब अब इनमें एग्रीगेशन होने के चांसेस ज्यादा है। तो इस एग्रीगेशन के चांसेस ज्यादा जब है, तो हम कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट से ऐड करेंगे। यहाँ पे कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट से जो एक्टिव आयन्स निकलेंगे वो इनका चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे। चार्ज न्यूट्रलाइज करने के बाद इनमें जो एग्रीगेशन हो जाएगी, दैट एग्रीगेशन विल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लस्टर्स, और क्लस्टर्स जब बनेंगे तो सॉल्यूशंस क्या बन जाएगी आपकी, अनस्टेबल।
तो कहने का मतलब यही है कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस, दे आर हाईली स्टेबल because of the strong affinity between dispersive phase and dispersion medium. We can break that attraction between dispersive phase and dispersion medium by adding some another solvent. That solvent will interact with dispersion medium, and the ability of the dispersion medium to attract dispersive phase that will decrease, और dispersive phase अलग होके clusters बनाएगा और इसकी coagulation हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स है हाईली स्टेबल होते हैं, इनकी coagulation करना दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो आएंगे हम मेन हमारे टॉपिक की तरफ, जो है प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है दैट इज लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो होती है, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्सिव फेज होता है और जो डिस्पर्शन मीडियम होता है, डिस्पर्शन में यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लायोफोबिक कोलाइड्स में अट्रैक्शन वीक होती है। तो अट्रैक्शन जब वीक है तो अट्रैक्शन को हम जल्दी खत्म करके डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम को हम जल्दी अलग अलग कर सकते हैं। हम इनको जब जल्दी अलग अलग करेंगे तो इसका मतलब है डिस्पर्सिव फेज का जल्दी अलग अलग हो जाना, यहाँ पे सेटलिंग जल्दी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे कोagulation जल्दी हो जाएगी। जब कोagulation जल्दी हो जाएगी, हम कहते जो ये लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस है ये अनस्टेबल होते हैं। समझ लीजिएगा कंसेप्ट यहाँ पे, लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं उसमें डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में अट्रैक्शन वीक होती है। जब अट्रैक्शन वीक है इन दोनों के बीच में तो हम अट्रैक्शन को जल्दी खत्म कर सकते हैं बाय यूजिंग सम कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। जब हम कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं यहाँ पे, वो डिस्पर्सिव फेज का चार्ज न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइज करने का मतलब यहाँ पे क्लस्टर जल्दी बनेंगे। जब इनके क्लस्टर जल्दी बनेंगे तो सेटलिंग जल्दी हो जाएगी। तो सेटलिंग जल्दी होने का मतलब जो है ये लायोफोबिक कोलाइड्स जो है ये क्या होते हैं, अनस्टेबल, यानी कि इनमें कोagulation क्या होती है, बहुत जल्दी। हम इन कोलाइडल सॉल्यूशंस को, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस को जो अनस्टेबल होते हैं, इनको जब हम कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने की वजह से इनकी कोagulation या सेटलिंग जल्दी हो जाती है। बाय यूजिंग कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स, लायोफोबिक कोलाइड्स अंडरगो कोagulation विथ ईज। हम इन कोलाइडल सॉल्यूशंस को, जो कि अनस्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशंस है, इन अनस्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशंस को हम कैसे कोagulation से बचाएं। जो कोagulation इनको होती है किनकी वजह से, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से इनको जो कोagulation होती है या प्रेसिपिटेशन हो जाती है, सेटलिंग जो इनमें होती है जल्दी, किसकी वजह से, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। हम इन लायोफोबिक कोलाइड्स को कैसे बचाएं फ्रॉम द कोagulation ऑफ व्हिच इज कॉज्ड बाय कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम क्या काम करते हैं, कहा जाता है कि आप लायोफिलिक कोलाइड्स इनको ऐड करो, लायोफिलिक कोलाइड्स हम ऐड करते हैं। यू नो दैट लायोफिलिक कोलाइड्स जो है, लायोफिलिक कोलाइड्स आर स्टेबल व्हाइल एज लायोफोबिक कोलाइड्स आर अनस्टेबल। लायोफोबिक कोलाइड्स की कोagulation जल्दी होती है, लायोफिलिक कोलाइड्स की कोagulation नहीं होती आसान, बिकॉज़ दे आर हाईली स्टेबल। जब कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स को ऐड करते हो तो उनमें सेटलिंग जल्दी हो जाती है। तो ये कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए या लायोफोबिक कोलाइड्स को की जो कोagulation है वो प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स। तो हम समझ लीजिए यहाँ पे, जैसे ही हमारे पास एक बीकर है, तो इस बीकर में आपकी कौन सी सॉल्यूशन है, लायोफोबिक सॉल्यूशन, लायोफोबिक सॉल्यूशन। ये जो लायोफोबिक सॉल्यूशन है इसमें सेटलिंग आसानी से होती है। कब सेटलिंग हो जाती है, जब हम ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स। कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करने की वजह से लायोफोबिक कोलाइड्स में कोagulation जल्दी होती है, ये सॉल्यूशन जल्दी सेटल हो जाती है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इस सॉल्यूशन की सेटलिंग ना हो। हम चाहते हैं लायोफोबिक सॉल्यूशन जो है ये सेटलिंग से बचे। तो बचने का एक ही तरीका है, हम इसमें ऐड कर देते हैं लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक कोलाइड। लायोफोबिक कोलाइड्स की कोagulation अगर प्रिवेंट करनी हो, अगर इसको बचाना हो, इसमें सेटलिंग, अगर हम चाहे इसमें सेटलिंग ना हो, जिसमें सेटलिंग, इस सॉल्यूशन में सेटलिंग आसानी से होती है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें सेटलिंग आसानी से ना हो, हम इसमें ऐड क्या कर देते हैं, लायोफिलिक कोलाइड्स। दैट मीन्स वी आर हियर गोइंग टू प्रोटेक्ट लायोफोबिक कोलाइड्स
from concentrated electrolytes. That means we are going to prevent lyophobic colloids from settling. We are going to prevent this lyophobic colloids from coagulation, but by using what? Lyophilic colloids. And the entire process, the process of preventing lyophobic colloidal solutions from coagulation by using certain amounts of lyophilic colloids, that process is entirely called as protection of colloid. protection of colloid का कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोलाइडल सॉल्यूशन जो है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कि जिसमें जल्दी सेटलिंग हो जाती है जब इसमें हम कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, अगर इस लायोफोबिक सॉल्यूशन को हमें बचाना है किससे? कोगुलेशन से, सेटलिंग से, या कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट से बचाना है ताकि इसमें सेटलिंग ना हो, तो हम इन सॉल्यूशंस में ऐड क्या करते हैं? लायोफिलिक कोलाइड. द प्रोसेस ऑफ preventing the lyophobic colloid from settling, we use the process of preventing lyophobic colloid from settling, which is caused by concentrated electrolytes. To prevent the settling of lyophobic colloids, we use what? Lyophilic colloids. That means lyophilic colloids जो यहाँ पे है, इनको हम यूज करते हैं किन के लिए? लायोफोबिक कोलाइड्स की कोगुलेशन प्रिवेंट करने के लिए. तो लायोफिलिक कोलाइड ये बचाता है किसको? लायोफोबिक कोलाइड को. तो इसका नाम हम रखेंगे प्रोटेक्टिंग कोलाइड. प्रोटेक्टिंग कोलाइड. लायोफिलिक कोलाइड इज हियर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिंग कोलाइड, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है किसकी? लायोफोबिक colloidal solution की क्या? Coagulation. Protecting colloid is that colloid which is usually lyophilic colloid and is used for carrying out the protection of lyophobic colloid. It protects lyophilic colloid, protects lyophobic colloid from what? Coagulation. And the lyophobic colloid which gets protected from coagulation, it is called protected colloid. Protected colloid. तो हमारे पास दो टर्म्स है यहाँ पे, प्रोटेक्टिंग कोलाइड, प्रोटेक्टेड कोलाइड. प्रोटेक्टिंग कोलाइड इज लायोफिलिक कोलाइड, जो बचाता है किसको? लायोफोबिक कोलाइड को. किससे? कोगुलेशन से. अब बचा कौन? लायोफोबिक कोलाइड. लायोफोबिक कोलाइड की कोगुलेशन हमने प्रिवेंट की, स्टॉप की. किसकी वजह से? बाय एडिंग प्रोटेक्टिंग कोलाइड. तो जिसको हमने बचाया किससे? कोगुलेशन से. उस सब्सटेंस का नाम पड़ेगा प्रोटेक्टेड कोलाइड. नाउ आई कैन से the process of using protecting colloid, that is lyophilic colloid, so as to protect the coagulation of protected colloid, that is lyophobic colloid. The entire process is called as protection of colloidal solution. That means जब हम लायोफिलिक कोलाइड्स को प्रोटेक्टिंग कोलाइड यूज करें, फिर उसी की वजह से हम लायोफोबिक कोलाइड की जो सेटलिंग है वो प्रिवेंट करें, जो कोगुलेशन है लायोफोबिक कोलाइड की वो प्रिवेंट करें. द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड. अब देख लीजिए, जैसे हमारे पास एक गोल्ड सॉल है, गोल्ड सॉल समझ लीजिएगा, गोल्ड की कोलाइडल सॉल्यूशन है. गोल्ड और वाटर के बीच में जो एफिनिटी होती है वो कम होती है. तो कम होने का मतलब ये कौन सी कोलाइडल सॉल्यूशन बन गई? लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन. गोल्ड की कोलाइडल सॉल्यूशन जो है अनस्टेबल होगी. तो इसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा बहुत NaCl, जो कि कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट हम लेते हैं, उसमें हम थोड़ा बहुत कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं. तो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट NaCl कैन कॉज द कोगुलेशन ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन. तो हो गया, NaCl हमने ऐड किया किसमें? गोल्ड सॉल में. तो गोल्ड सॉल की क्या हो जाती है? कोगुलेशन. गोल्ड सॉल कौन सी सॉल है? लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन. लेकिन हम चाहते हैं इस गोल्ड सॉल की हम इसको सेटल ना होने दे. हम चाहते हैं इसमें कोगुलेशन ही ना हो गोल्ड सॉल में. लेकिन हमने क्या ऐड किया? NaCl ऐड किया. तो इस गोल्ड सॉल को हम कैसे बचाए? NaCl के इफेक्ट से. NaCl इस गोल्ड सॉल की क्या करवाता है? कोगुलेशन. तो हम इसमें ऐड कर देते हैं लायोफिलिक कोलाइड. कौन सा लायोफिलिक कोलाइड ऐड करोगे? एल्ब्यूमिन ऐड कर देते हैं. जैसे हम इसमें जिलेटिन ऐड करते हैं. दैट मींस द जिलेटिन एंड एल्ब्यूमिन, दोज आर द प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स, दैट इज कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड्स. वी यूज देम against the effect of NaCl so as to prevent the settling of what? Gold sol. तो यहां पे हम कहेंगे एल्ब्यूमिन एंड जिलेटिन लायोफिलिक कोलाइड्स है, also can be called as protecting colloids. They are used to prevent the settling of lyophobic colloid, that is gold sol. कब?
सेटलिंग कब हो जाएगी गोल्ड सॉल्ट की? जब उसमें हम NaCl ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स बाय यूजिंग concentrated electrolytes NaCl, the coagulation of lyophobic colloids takes place. In order to prevent that coagulation of lyophobic colloids, we use lyophilic colloids like albumin को हम यूज कर सकते हैं, gelatin को हम यूज कर सकते हैं, hemoglobin को हम यूज कर सकते हैं, या starch को हम यूज कर सकते हैं। तो this entire process is called as protection of colloid, in which we protect the coagulation of lyophobic colloids which are unstable, and we protect their settling, which is generally caused by strong electrolytes. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो इफेक्ट है लायोफोबिक कोलाइड्स पे, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए हम स्टेबल लायोफिलिक कोलाइड्स को यूज कर सकते हैं। उसकी वजह से लायोफोबिक कोलाइड्स में सेटलिंग नहीं हो जाती है। जैसे आप देखते हो हमारे मार्केट में दूध आ जाता है, जो कर्ड आ जाता है दूध, तो उसका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज 2 to 3 days। 2 to 3 days के बाद उसमें सेटलिंग हो जाती है और वो दूध खराब हो जाता है। तो 2 to 3 days के लिए जो हम उसमें वो सेटलिंग नहीं होने देते हैं, एक्चुअली इंडस्ट्री वालों ने क्या किया होता है, वो उसमें लायोफिलिक कोलाइड्स ऐड कर देते हैं, वो जो कि यूजुअली कोई जिलाइटिन होगा, या और आजकल के कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज भी हैं जो साल्ट्स को यूज करते हैं इन देयर लेस अमाउंट, वो साल्ट ऐड कर देते हैं। उसकी वजह से जो मिल्क है जो कि लायोफोबिक कोलाइड्स है, उसकी प्रोटेक्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं टुवर्ड्स अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। The concept of gold number is very important as far as the protection of colloid is concerned. Gold number होता क्या है? It is very important. This concept is very important as far as the protection of colloidal solution is concerned. अभी तक हमने पढ़ा, जब हमें एक लायोफोबिक कोलाइड जैसे कि हमने गोल्ड सॉल कहा था, उसको अगर हमें बचाना हो किससे? सेटलिंग से, तो हम यूज क्या करते हैं? लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब समझ लीजिएगा, अगर मेरे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, से फॉर द एग्जांपल मेरे पास गोल्ड सॉल है, गोल्ड की कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कि एक लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है, वो गोल्ड सॉल इज अ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर मैं इसके लेता हूं 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल है मेरे पास इसमें, और इसमें मैंने ऐड करा हुआ है 1 ml ऑफ 10% NaCl। तो दो चीजें आ गई इसमें। गोल्ड सॉल मैंने कितना लिया? 10 ml इसमें लिया, और इसी के साथ मैंने इसमें ऐड किया 1 ml ऑफ 10% NaCl मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो कितनी चीजें इसमें आ गई? दो चीजें आ गई। एक तो इसमें गोल्ड सॉल के 10 ml आ गए, दूसरा इसमें NaCl का 1 ml आ गया, 1 ml ऑफ 10% NaCl। तो 1 ml ऑफ 10% NaCl जो है, दैट कॉजेस कोagulation ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल। लेकिन हम चाहते हैं इस 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल की कोagulation ना हो, तो हम ऐड क्या करेंगे इसमें? लायोफिलिक कोलाइड। हाउ मच अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम्स? How much amount of lyophilic colloid in milligrams we require so as to prevent the coagulation of 10 ml of gold sol containing 1 ml of 10% NaCl? अगर हमारे पास 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल है, उसमें हमने किया है ऐड 1 ml ऑफ 10% NaCl। इस सॉल्यूशन को सेटलिंग से बचाने के लिए हम कितने मिलीग्राम्स इसमें ऐड क्या करेंगे? लायोफिलिक कोलाइड। दैट अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड यूज्ड इन मिलीग्राम्स, दैट इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। यानी कि गोल्ड नंबर का कंसेप्ट यहां पे है, हम कितना अमाउंट लायोफिलिक कोलाइड यूज करते हैं इन मिलीग्राम्स, हम कितना अमाउंट लायोफिलिक कोलाइड यूज करते हैं इन मिलीग्राम्स, सो दैट हम 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल जिसमें 1 ml ऑफ 10% NaCl है, इस सॉल्यूशन को कोagulation से बचाने के लिए हम कितने मिलीग्राम्स लायोफिलिक कोलाइड्स यूज करेंगे, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर क्या आ गया?
लायोफिलिक कोलाइड की क्वांटिटी, कितने मिलीग्राम्स हम यूज करेंगे लायोफिलिक कोलाइड सो एज टू प्रिवेंट द कोagulation ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट कंटेनिंग 1 ml ऑफ NaCl। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है, अगर इस लायोफिलिक कोलाइड की क्वांटिटी ज्यादा यूज हुई तो इसका प्रोटेक्शन पावर फिर कम है। अगर इसकी क्वांटिटी कम यूज हुई इसका मतलब इसका प्रोटेक्शन पावर ज्यादा है। तो आप समझ लीजिएगा, एक मिनट। जैसे जिलेटिन मेरे पास है, गोल्ड नंबर ही पढ़ रहे हैं, जिलेटिन अगर हम यूज करें, वो लायोफिलिक कोलाइड है, अगर हम इसको यूज करें in terms of milligrams so as to prevent the coagulation of gold salt 10% of 10 ml of gold salt जिसमें 1 ml and 10% NaCl ऐड किया हुआ है। जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर है दैट इज 0.005 to 0.01 मिलीग्राम्स। तो रही बात स्टारिश की, अगर आप टेबल देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है, स्टारिश का जो गोल्ड नंबर है दैट इज 20 to 50 मिलीग्राम्स। लेकिन स्टारिश क्या है, लायोफिलिक कोलाइड है, तो इसका जो गोल्ड नंबर इतनी क्वांटिटी 20 to 50 मिलीग्राम यूज होता है स्टार्च, तब जाके स्टार्च आपके गोल्ड सॉल्ट की कोagulation प्रिवेंट कर पाता है। यानी कि इसकी क्वांटिटी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज्यादा होती है, इसका प्रोटेक्टिंग पावर फिर कम होगा। लेकिन यहाँ पे जिलेटिन की अगर हम बात करें, जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर है सबसे कम है, यानी कि इसका कम अमाउंट यूज होता है फॉर प्रिवेंटिंग द कोagulation ऑफ गोल्ड सॉल्ट। इसकी क्वांटिटी का कम यूज होना, इसका मतलब इसका प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा है, ये कम, इसकी कम क्वांटिटी एनफ है फॉर प्रोटेक्टिंग द कोagulation ऑफ गोल्ड सॉल्ट। दैट मींस इट इज द स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिंग कोलाइड जिलेटिन। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो लायोफिलिक कोलाइड कम यूज होता हो फॉर प्रोटेक्टिंग द लायोफोबिक कोलाइड स्पेशली गोल्ड सॉल्ट फ्रॉम कोagulation, यानी कि इसकी कम क्वांटिटी का यूज होना यहाँ पे, इसका मतलब है ये कम क्वांटिटी पे ही लायोफोबिक कोलाइड की कोagulation को प्रिवेंट कर पाता है। यानी कि इसका प्रोटेक्टिंग पावर क्या है, ज्यादा। मोर द गोल्ड नंबर, दैट्स द रूल, more the gold number lesser will be the protecting power of the colloid। that means we have to use more and more amount of this lyophilic colloid so as to carry out the protection of lyophobic colloid। hope you have understood this lecture। inshallah in our next lecture we will be coming with another topic। till then stay blessed and stay safe।